हेलो एवरीवन, आप सभी को रमेश को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 70 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हमारी ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे इसी एग्जामो यूट्यूब चैनल पर चलती है। और हमारी सीरीज का टाइटल है अब सवाल तुमसे डरेगा। कैसे डरेगा? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन होने वाली है फास्टेस्ट और मेथड होने वाले हैं ज़बरदस्त। तो सवाल तो भैया डरेगा और ये आपको दिलाएगा एग्ज़ाम में सिलेक्शन बाई चॉइस। जो नए स्टूडेंट हैं वो इस पेज में दी गई जानकारी को पढ़ के जान सकते हैं कि ये डीपीक्यू क्या है और आपको क्या हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज़ से। मुझसे कंप्लीट मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अर्जुना मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप पर जाइए, कोर्स का ओवरव्यू देखिए। अगर फर्दर इंक्वायरी है तो हमारी टीम को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज के आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस अभ्यास डीपीक्यू की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि एलसीएम आपको निकालना है 0.8, 3.2 और 0.64 का। तो ये जो नंबर्स है ना, ये इंटीजर में नहीं है। अगर ये नंबर इंटीजर्स में होते हैं तब तो आपको इसका तरीका आता है। ये नंबर बेसिकली फ्रैक्शन में है। डेसिमल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में है। तो इसका अगर आपको कभी भी एलसीएम निकालना हो तो इसके दो तरीके हैं। एक तो फ्रैक्शन का अलग से फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, पर उसके पहले आप नॉर्मली कैसे इसको दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास तीन संख्याएं दी हों ए बी सी, ध्यान से देखिएगा। और अगर इन तीनों संख्याओं को मान लिया मैं के से गुणा कर दूं तो के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा और के सी हो जाएगा। क्या ऐसा करने से आपका एलसीएम, ध्यान से देखिएगा, क्या आपका एलसीएम भी के टाइम्स हो जाएगा? ऑब्वियसली। अगर आपने सारी संख्याओं को के से गुणा किया तो मेरा एलसीएम के गुना हो गया। तो अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा तो मुझे पता है ये के गुना आया है। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे? अगर आपको डेसिमल नंबर दी हो 0.8, 3.2 और 0.64, आप सबसे पहला काम ये करिए कि इस दशमलव को हटाने के लिए एक ऐसा नंबर खोजिए जिससे गुणा करने से सारे दशमलव हट जाए। ठीक है? तो सबसे सिंपलेस्ट नंबर क्या है? 100। आप इन सारे नंबर्स को 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करोगे तो ये नंबर हो जाएगा 80, ये नंबर हो जाएगा 320 और ये नंबर हो जाएगा आपका 600.64। 100 से गुणा होकर 64 हो जाएगा। अब ये इंटीजर है, इंटीजर का एलसीएम निकालना आपको आता है। अगर मुझे इनका एलसीएम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? आप बताइए। मेरे पास 80 है, 320 है और 64 है। ये 320 जो है इन 80 का भी मल्टीपल है और 64 का भी मल्टीपल है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 320। अब ध्यान रखना, चूंकि मैंने 100 से गुणा करने के बाद एलसीएम निकाला है तो मेरा जो करेक्ट एलसीएम होगा वो इस 320 को 100 से डिवाइड करने पर आ जाएगा, जो कि मेरा होगा 3.2। और यहां पर आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये पहली अप्रोच है। ठीक है, जिसको आप नंबर खोज लो जिससे गुणा करने पर सब इंटीजर बन जाएं और उसी से बाद में डिवाइड करके अपना एलसीएम करेक्ट कर लो। दूसरा तरीका है कि इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम निकालूं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझो। कभी भी अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन मान लिया ए बटा बी है, दूसरा सी अपॉन डी है, तीसरा ई अपॉन एफ है। चार फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो होता क्या है, अगर एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का तो आप एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स का, यानी सबके न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई, जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर एलसीएम है, नीचे एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ किसका? इन डिनोमिनेटर्स का। तो ये तो एलसीएम हो गया निकालने का तरीका। अगर मुझे कभी एचसीएफ निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स यानी ACE, और नीचे क्या करूंगा? एलसीएम लिखूंगा डिनोमिनेटर्स का। ये फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है। लेकिन एक सावधानी की आवश्यकता है। निकालते समय फ्रैक्शंस हमेशा आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखना होगा। आपका अगर फ्रैक्शन 8/10 दिया हुआ है सवाल में, मान लिया, आप उसको 4/5 लिख के करेंगे, यानी 2 चौके 8, 2 पंचे 10, नहीं तो आंसर आप गलत कर बैठेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है।
तो जैसे इस सवाल को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना हो तो 8/10 लिखोगे, 32/10 लिखोगे और 64/100 लिखोगे। मान लिया एग्जाम में ऐसा दिया हो, ठीक है, हमने तो कन्वर्ट किया, मान लिया ऐसा ही दिया होता कि इसका HCF निकाल दो, तो ये गलती मत करना कि 8/10 को 8/10 लिखा रहने देना। आप पहले इसको काटना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर ऊपर देखना, आप कहोगे मैं 2 से काटूंगा तो बनेगा 2, 16 और 5। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 से काटिए तो बनेगा 16/25, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये 4/5, 16/5 और 16/25 का मुझे LCM निकालना है। तो इसका जब आप LCM निकालोगे तो ये बनेगा LCM ऑफ न्यूमरेटर, यानी 4, 16 और ये वैल्यू आपकी 64 होनी चाहिए, या 16 ही होगी, 16 ही होगी यार, 64 कट तो गया 4 से काटने पे, ठीक है। तो 4, 16, 16 का LCM न्यूमरेटर का अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का HCF बनेगा 5, 5, 25। तो देखिएगा न्यूमरेटर का LCM देखोगे 4, 16, 16 का तो 16 ही होगा, और HCF क्या होगा, 5, 5, 25 का 5 होगा। 16/5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.2, और 3.2 आपका आंसर एक करेक्ट है। तो ये आपका फ्रैक्शन वाला अप्रोच हो गया। ये फॉर्मूला कैसे लगाना है ये, और सबसे महत्वपूर्ण लाइन गलती से भी मत भूलना कि सिंप्लीफाई करके ही लिखना है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी सवाल में आप इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालिए, और ये चारों ऑप्शन हैं, मुझे ऑप्शन में दोनों अप्रोच से निकालिएगा। तो एक अप्रोच आप ऐसे कर सकते हो कि इन सारे नंबर्स को सबसे पहले तो 80, 320 और 64 लिख लीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने सारी संख्याओं को 100 से गुणा कर दिया है। तो अगर मैंने सारी संख्याओं को 100 से गुणा कर दिया है और उसके बाद अगर मैं HCF कैलकुलेट करूंगा तो जो भी HCF निकल के आएगा मेरा, बाद में करेक्ट HCF निकालने के लिए आप उसको 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। और बाकी आप फ्रैक्शन अप्रोच भी अप्लाई करना, जो फॉर्मूला है फॉर्मूले को यूज करके भी निकालना, पहले मोस्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन लिखना और फिर HCF निकालना। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि देव को 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे तो वो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा। आपको ये बताना है कि उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है। देखिए ऐसे केसेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डिस्टेंस कभी भी सेम है और आप स्पीड को मान लिया बढ़ा रहे हैं S1 से, मान लिया ओरिजिनल स्पीड S है और आपने S1 से बढ़ा दिया, तो फॉर्मूला ये होता है जहाँ पर T1 क्या है, रिड्यूस टाइम। भाई स्पीड अगर आपने S1 से बढ़ाया तो कितना टाइम कम लगा, वो टाइम अगर T1 है तो D इसके बराबर होता है। मान लिया आपने स्पीड को कम किया होता तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता S माइनस S1 अपॉन S1। इसको मैं S1 की जगह S2 लिख देता हूँ। मान लिया आपने स्पीड को S2 से कम किया होता, तो S2 से अगर आपने स्पीड को कम किया होता तो टाइम T2 अधिक लगता, तो यहाँ T1 और T2 लिख दिया। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि T1 और T2 जो भी है ये क्या है, चेंज इन टाइम, मतलब ये अंतर है ना, कि भाई स्पीड को S1 बढ़ाया तो T1 टाइम कम लगा तो वो T1 की वैल्यू है, T2 टाइम अधिक लगा S2 घटाने पे, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। अब इस फॉर्मूले में रख के आपका सवाल तुरंत हो जाएगा। जैसे आपसे बोल रहा है कि भाई देव को 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप D की वैल्यू रखेंगे 200, और यहाँ पर क्या होगा कि आपने स्पीड को कितने से बढ़ाया, 5 से, तो S प्लस यहाँ 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखिए S1 की वैल्यू, और T1 टाइम है, टाइम आपका 2 घंटे क्या हुआ, चेंज हो गया, तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी S इंटू S प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 500। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। आप कहोगे मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है, मैं गेस कर लूँगा वैल्यू को, तो आप कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली देखो कि अगर मैं इसको 20 ले लूँ और इसको मैं 25 ले लूँ तो 500 बन गया कि नहीं बन गया, यस। और 20 और 25 अगर 500 बना देगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि 5 का अंतर है, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ओरिजिनल स्पीड जो है S की वैल्यू आपकी 20 के ही बराबर हुई, तो 20 आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। अब अगर आप थोड़े से और समझदार बन जाएंगे तो आप 500 किलोमीटर, जो मतलब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा कि आपके पास 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है,
तो अगर आपका फैक्टराइजेशन थोड़ा बेहतर होगा तो आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 20 इंटू 10 भी मुझे 200 दे रहा है और 25 इंटू 8 भी मुझे 200 दे रहा है। और यहाँ क्या हुआ, टाइम में 2 की कमी आई, स्पीड मेरा 5 से बढ़ गया, डिस्टेंस वही 200 है। तो ऐसे भी नंबर क्रंचिंग की जा सकती है, बट ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है नंबर क्रंचिंग वगैरह हो नहीं पाती है। तो जब फॉर्मूला आप लगाते हो तो वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नंबर को देखना आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल स्पीड को हमें बस पुट करना है और देख लेना है कौन सा मैच कर रहा है। तो वो 20 इंटू 25 वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत कमाल का फार्मूला है और बहुत आसानी से सरलता से आपका जो उत्तर है वो निकल के आ जाता है बिना किसी समस्या के। ठीक है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि आप ये बता दो कि जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं डेकागन के, उनका सम क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई भी पॉलीगन है, एनी पॉलीगन, ठीक, वो डेकागन हो, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्राइंगल, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो जहां से क्लोज फिगर बनना शुरू होती है, ट्राइंगल ले लो आप, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज ले लो, आप पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, हेप्टागन ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है ना, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है यानी सारे जो बाह्य कोण होते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है ये हमेशा 360 डिग्री होता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका बी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये ध्यान रखना है आपको, किसी भी पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम वेरी करता है, वो आपका आता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला आप जानते हो। तो ये डिपेंड करता है भुजाओं पर कि कितनी भुजाएं हैं, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है ये भुजाओं पर निर्भर नहीं करता है, उसका टोटल हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ये सारी भुजा को एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के टच करता है। AB 8 है, BC हमारा 12 है, AD हमारा 9 है, तो आपको CD की लंबाई बतानी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये डायग्राम होता है कि अगर एक सर्कल है वो एक क्वाड्रिलेटरल की सारी भुजाओं को टच करेगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा। और इस केस में प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने की भुजाओं का टोटल जो होता है, जैसे यहाँ पर AB और CD आमने सामने की भुजाएं हैं, तो इसका जो सम होगा ये BC प्लस AD के बराबर होता है। ठीक है, आप रट सकते हैं इसको, सम ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये बहुत सिंपल प्रूफ होता है, मतलब अगर आपको प्रूफ करना है तो 1 सेकंड का काम है। इस A पॉइंट से आप देख रहे हो 2 टेंजेंट हैं, तो ये दोनों लेंथ x और x होगी। इस B पॉइंट से 2 टेंजेंट है, दोनों की लेंथ क्या होगी, y और y होगी, इक्वल होगी। C पॉइंट से भी 2 टेंजेंट आपको सर्कल पर दिख रहा है, तो सेम एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है सर्कल की। ऐसे ही D से हो गया। अब आप खुद देख लीजिए कि AB की वैल्यू तो x प्लस वाई आ गई और CD की वैल्यू क्या आ गई, z प्लस डब्ल्यू आ गई। इन दोनों का टोटल क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू। ऐसे ही अगर आप BC को देखिए तो BC आपका क्या है, y प्लस z है। और अगर आप AD को देखेंगे तो ये x प्लस डब्ल्यू है, वहाँ भी आपका x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू आ गया। इतना छोटा सा प्रूफ है और आपका ये पता चल गया कि भाई आमने सामने की भुजाओं का टोटल ऐसे केस में बराबर होता है। अब जो सवाल आपको दिया है उसमें देखिए आप कि आपको AB क्या दिया है, 8, तो मैं यहाँ पर AB की जगह लिख देता हूँ कि ये वैल्यू मुझे 8 दी है। आपको BC दिया है 12, तो BC की लेंथ में लिख देता हूँ 12 यानी 12। आपको AD की वैल्यू 9 दी है, तो यहाँ AD मैंने 9 लिख दिया। मुझे CD की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे देखो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 12 9 21 हो गया। तो यहाँ अगर 8 है तो मुझे यहाँ 13 चाहिए, तभी टोटल 21 होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो गया, 13। CD की लंबाई कितनी हो गई, 13। तो CD की लंबाई यहाँ पर 13 दी है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सवाल देखिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि भाई बता दो कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करना है इसको सिंपली समझिएगा। अगर आप टर्म को बहुत गौर से देखें तो आपको टर्म दिया है 59.3 यहाँ दिया है और फिर एक 40.7 दिया है, नीचे से देखो 5.93 दिया और 4.07 इस तरह के टर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं ए को बहुत ध्यान से देखना, मैं ए को बोल रहा हूं
कि ए की वैल्यू मेरी 5.93 है क्योंकि डिनोमिनेटर में 5.93 दिया हुआ है। बी की वैल्यू को मैं 4.07 ले लेता हूं। अब गौर से देखना, अगर ऐसा हुआ तो 10a की वैल्यू हो जाएगी 59.3 जो कि न्यूमरेटर में दिया है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये 10a है, यहां भी 10a यहां भी 10a, तीनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा 1000a³। मैं इस 1000 को अगर बाहर लिखूं तो यहां तो a³ आ जाएगा। और b की वैल्यू जो 4.07 है तो ये ऐसे ही 10b 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 बनेगा, तो ये 1000b³ बनेगा, तो ये 1000 इंटू a³ प्लस b³ हो जाएगा। और नीचे की जो वैल्यू है ये तो हो गई a² प्लस b², और यहां पर आ गया माइनस ab। अब आपको ये पता है कि a³ प्लस b³ को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या मिलता है मुझे, आपको पता है a³ प्लस b³ से आपको मिलता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ऐसे ही नीचे क्या मिलता है आपको, a² प्लस b² माइनस ab। क्या ये कैंसिल आउट हो गए? क्या आपका आंसर आ गया 1000 इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू आप देखिए टोटल कितना है, 10 के बराबर है। तो यहाँ पर 1000 इंटू 10 आ गया, तो ये वैल्यू आपकी 10,000 यानी 10,000 के बराबर हो गई। तो जो सही उत्तर है आपका वो है डी, 10,000। बहुत अच्छा सवाल है, अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, किस तरह से वैल्यूज़ को एज्यूम करना है और एज्यूम करके इसको सॉल्व करना है, और आपका आंसर यहाँ से 10,000 निकल के आ जाएगा। ये सवाल है आपका कि ए का प्रेजेंट एज 140% है इसकी खुद के एज का, जो कि 12 साल पहले थी, लेकिन 75% है उस एज का जो 14 साल बाद होगी। आपको बताना है प्रेजेंट एज क्या होगी। अब देखिए ऐसे सवालों में लोग काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। जैसे वो कहेंगे कि देखो अभी की जो एज है ए की, उसको वो कहेंगे मान लेते हैं ए है, तो भाई 12 साल पहले ए माइनस 12 होगी, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर वैल्यू होगी ए प्लस 14। अब ये इस वैल्यू का तो 140% है और इस वैल्यू का 75% है। अब वो इक्वेशन बना के करेंगे, करने की ज़रूरत इतनी है ही नहीं। देखो कैसे करना है आपको इस सवाल को। 140% की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 7/5 है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरा 5 एज है तो यहाँ पर 7 होगा, और इन दोनों में 12 वर्ष का अंतर है, यस और नो। 140% है, इसका क्या मतलब हुआ, पहले अगर 5 है तो अभी 7 है, तो इनके बीच का जो अंतर है ना ये 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट का अंतर आप करो 12 साल के बराबर है। तो मुझे जरा बताओ कि 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अभी की एज तो 7 यूनिट हुई, तो आप कहोगे 1 यूनिट 6 साल बनेगा, 7 यूनिट 42 साल बन जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 42 ईयर्स। बस ये डेटा रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको इस सवाल को हल करने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते थे कि आप बोलते कि ये जो वैल्यू है ना ये 40% है, यहाँ ये अगर मैं 100 मान लूँ तो ये 140 हो जाएगा। तो आप कहोगे 40% का जो इंक्रीमेंट है ये 12 साल के बराबर है। यहाँ से आप 100% अगर निकालते तो 100% की वैल्यू आपकी निकल के आ जाती 30 ईयर्स, तो ये वैल्यू आपकी 30 साल हो जाती। और करेंट एज निकालने के लिए इस 30 साल में 12 साल जोड़ देते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 42 साल आ जाती। आसानी से सवाल हल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है ये सवाल। देखिए ये सवाल कह रहा है कि x हमारा 3 गुना तेज है y से, और ये किसी काम को 40 दिन कम में कर सकता है y की तुलना में। आपको बताना है कि टाइम जिसमें ये दोनों मिलके इस काम को कर सकते हैं वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखिएगा कि x और y की जो एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। आप कहोगे कि 3:1 होगा, ये सवाल में दिया है। तो मैं पूछूंगा बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, 1:3 बनेगा। अब देखिए x हमारा y से 2 यूनिट कम समय ले रहा है, और यही 2 यूनिट सवाल में दिया है 40 दिन के बराबर। तो ये 1 यूनिट 20 दिन के बराबर आ गया, आया या नहीं आया, यस। इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ, इसको यहां समझ लो तुम। यानी मैं कहूंगा कि x हमारा 20 दिन लेता है, क्योंकि x के द्वारा लिया गया समय 1 यूनिट है। अब अगर आप टोटल वर्क लिखना चाहें तो टोटल वर्क क्या बनेगा, x की एफिशिएंसी और x के द्वारा लिया गया समय, 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन लगते हैं, तो हमारा टोटल वर्क 60 यूनिट का हो गया। अब ये 60 यूनिट का काम अगर मुझे x और y दोनों से मिला के करना हो तो टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4 बनेगी,
और 60/4 हमारा क्या होता है 15 यानी 15। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ए विल बी द राइट आंसर, यानी 15 दिन हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो 32 गुना हो जाएगी अपनी 10 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आपको बताना है कितने साल में ये 512 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि देखिए 10 साल में क्या हुआ, 10 ईयर्स का पीरियड है और इस 10 ईयर्स के पीरियड में कोई चीज़ 32 गुना हो गई। 32 को मैं लिखूंगा 2⁵। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसको रिड्यूस करूं 2-2 साल के पीरियड में, तो आप कहोगे हर 2 साल में ये वैल्यू डबल हो रही है। हर 2 साल में अगर डबल होगी ना, तभी ये 10 साल में ये जो वैल्यू है ये 2⁵ गुना हो जाएगी। डबल मतलब 2 साल में, पहले 2 साल में 2 हुआ, फिर अगले 2 साल में यानी 4 साल में हमारा ये वैल्यू, देखो क्या होगा, पहले 2 साल में 2 होगा 2 गुना, फिर टोटल 4 साल में 2⁵2 गुना, ऐसे ही टोटल 6 साल में होगा 2⁵3 गुना, क्योंकि हर 2 साल में वैल्यू 2 गुना हो रही है। तो मैं यहाँ टाइम को 2-2 साल बढ़ाता जा रहा हूँ और वैल्यू क्या हो रही है 2-2 गुना होती जा रही है। ठीक, तो लॉजिक ये है अब कि अगर मुझे 512 गुना करना है तो 512 2⁹9 होता है। अब 2⁹9 का मतलब ये हुआ कि मुझे अगर एक यूनिट को 2⁹9 करना है तो पावर में अगर 9 गुना, पावर अगर 9 है तो हर 2 से मल्टीप्लिकेशन में 2 साल लगते हैं। तो टोटल टाइम जो होगा वो 18 साल का लगेगा। 18 ईयर्स आपका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। सवाल है यहां पर कि tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू m है, tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n है, तो मुझे m² माइनस n² की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको यहां करना क्या है कि भाई जो निकालना है m² माइनस n², ये कर ही लेते हैं। अगर आप करने जाओगे तो देखो यहां पर एक तरह से ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4ab। अब मैं a और b की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं, तो 4 tan थीटा साइन थीटा वैल्यू आ गई। अब मुझे जो निकालना है वो कहीं ना कहीं साइन थीटा इंटू टैन थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ m और n के टर्म में रखना है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो बात मेरी बन जाएगी। अब ये काम आप कैसे करेंगे, तो टैन थीटा इंटू साइन थीटा जो मुझे कैलकुलेट करना है, अब एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि सारे ऑप्शन में m और n के प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो रूट mn है, लेकिन m इंटू एन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि m इंटू एन निकाल लो। तो m इंटू एन अगर मैं करूंगा तो आपको एक तरह से मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपली tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख के साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लीजिए नीचे, और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, जो कि बहुत मज़ेदार ऑब्जर्वेशन है। ये बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये बात याद रखने लायक है कि ये tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये तो भैया tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये कमाल का चीज़ है जो आप एग्जाम में निकालना नहीं पड़ेगा अगर ध्यान रखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अब क्या करना है, अब जो tan थीटा इंटू साइन थीटा है, अभी हमने देखा कि ये जो वैल्यू है ये m इंटू एन के बराबर है। यही वैल्यू आपने कहा अभी कि ये tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अगर मुझे tan थीटा इंटू साइन थीटा लिखना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4√mn, 4√mn लिखूंगा। और 4√mn जो है आपको बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, ये सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें डी ई एफ मिड पॉइंट हो गए हमारे बी सी सी ए बी के। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। सबसे पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये हमारा हो गया ए बी सी,
और DEF हमारे मिड पॉइंट हो गए BC, CA और AB के। तो ये हमारा DEF हो गया। ठीक, तो देखो होता क्या है कि जब भी आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके साइड बनाते हो, मतलब इस तरह से ट्राइंगल बनाते हो, तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर 1 हो, बेसिकली ये 4 आपको ट्राइंगल्स मिलते हैं और ये चारों ट्राइंगल इक्वल एरिया के होते हैं अगर आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो। मज़ेदार बात ये होती है कि ये जो चारों ट्राइंगल्स आपको मिलते हैं ये बराबर एरिया के होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक होमवर्क पूछ रहा हूँ कि ये जो चारों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं AFE, FBD, मैं लिख देता हूँ AFE और FBD, और एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है EDC, और नेचुरली आपको एक ट्राइंगल और भी दिख रहा है EDC हो गया, और एक ट्राइंगल आपको सीधे दिख रहा है DEF। ये जो चारों ट्राइंगल हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एरिया तो बराबर है। अब एरिया अगर ट्राइंगल का बराबर होता है तो वो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। भाई दो ट्राइंगल का एरिया बराबर होने का मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एक ट्राइंगल ये है, मैं आपको एक ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक ट्राइंगल है, राइट, और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। इनकी भुजा में कहूँ 1 1 1 है और इसकी भुजा में कहूँगा 1 1 और √3 है। ये जो दोनों ट्राइंगल होते हैं, मैं आपको पिछली क्लासेस में भी समझा चुका हूँ, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज बराबर होते हैं, √3/4 के बराबर होते हैं। बट ये ट्राइंगल जो होता है और ये ट्राइंगल जो होता है दोनों अलग अलग हैं। ये आइसोसेलेस है, ये इक्विलेटरल है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो एरिया बराबर होने से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल ये कि भाई इन चारों के एरियाज तो बराबर आ गए, 1 1 का मतलब है इक्वल एरियाज, दे आर इक्वल इन एरियाज। आपको बताना है कि क्या ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी सर्वांगसम हैं। क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं, और आप मुझे ये भी बताओ कि सर्वांगसम की कौन सी प्रॉपर्टी से हैं। जैसे होता है ना SAS, इस तरह की चीज़ें आपको मुझे कमेंट बतानी है। ये होमवर्क 2 है आपका, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर हुआ आपका, वो ABC और DEF का एरिया अगर मुझसे पूछा जाएगा तो ABC का एरिया 4 होगा, तो DEF का एरिया 1 होगा। 4:1 आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल का। मैंने जो होमवर्क पूछा उसका आंसर भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सवाल यहाँ पर है कि लेंथ और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो 120 और 80 मीटर रेस्पेक्टिवली है। उस फील्ड के अंदर एक पार्क है जो 12 मीटर की विड्थ का है, उसको बनाया आपने फील्ड के अराउंड। आपको इस पार्क का एरिया बताना है कितना होगा। तो सवाल देखिए कुछ ऐसा है कि हम सबसे पहले तो एक इस तरीके का बनाएंगे फील्ड, फिर हम एक दूसरा फील्ड मतलब अंदर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो पोर्शन है ना, ये पार्क है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। इसकी विड्थ मुझे 12 दी है, तो मुझे यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये किसके बराबर है। तो इफेक्टिवली अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये आप करो 120 है, ये आप करो कि 80 है, ठीक है। तो 120 अगर ये टोटल है और मैं 12 की विड्थ दोनों साइड से हटा दूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96, 24 घट जाएगा। ऐसे ही 80 है, इसमें से 12 घटाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो 80 आपकी वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी। तो आप कहोगे ये 80 में से घटेगा 24 तो 56 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 120 इंटू 80, तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया, उसमें मुझे 96 इंटू 56 घटाना रहेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो हो गई 9600, लिख लो, माइनस यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 96 को आप मेंटली सोचिए 100, तो ये वैल्यू बनेगी 5600, 56 इंटू 100, माइनस जो 4 है वो 56 इंटू 4 बनेगा तो 224 बनेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा सिंपली 4000, और ये माइनस माइनस प्लस होके बनेगा 224, तो आंसर हो गया 4224 मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया C। इतनी सरलता से आपका उत्तर निकल गया। ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन में मैंने इसको मेंटली 100 - 4 सोच के सॉल्व किया, इससे ये कैलकुलेशन हमारी बहुत ही आसान हो गई, ठीक है। ये सवाल है आपसे पूछ रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर P के बराबर है, जहां P 1 से बड़ा है, तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा -1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ठीक है। ये हमें
सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, वैसे तो इस सवाल को देखते ही आपको ट्राइंगल बनाना वैसे तो आना चाहिए, क्योंकि इस केस में जब आप ट्राइंगल बनाते हो तो यहाँ पर एक वैल्यू आती है सिंपली थीटा, और अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पी आपको दिखती है तो इसेंशियली इस वैल्यू को बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है कि यहाँ पर 2p आता है, यहाँ तो आपका पी स्क्वायर प्लस 1 आता है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको ये चीज़ पहले से नहीं पता है, ठीक है, कि इस तरीके से होता है, अगर p 1 से बड़ा हो और ये ऐसा है, तब तो आप ऐसे नहीं बना पाएंगे। अगर पहले से नहीं पता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा कि भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर कोसेक प्लस कॉट पी है तो कोसेक माइनस कॉट 1/p होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है, कि कोसेक थीटा की वैल्यू जो है वो p प्लस 1/p इसके बराबर होगी 2 कोसेक थीटा की। तब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि कोसेक थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगी। तो यहाँ देखो पी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया 2p, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर ये सॉल्व करोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस से। बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने बोला ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोसेक प्लस कॉट पी के बराबर है, जहाँ पी 1 से बड़ा है, तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ताकि आप जल्दी कर पाएँ। अब सेक थीटा प्लस 1 मुझे लिखना है, तो सेक थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे पी स्क्वायर प्लस 1/p² माइनस 1। तो ऊपर तो ऐसा हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और सेक थीटा माइनस 1 जब मैं लिखूंगा तो ये वैल्यू मेरी ऐसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2p² बटे p² माइनस 1 आ जाएगी, और नीचे आपका वैल्यू आएगा घटाने पे 2/p² माइनस 1। ये p² माइनस 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, मेरा आंसर आ जाएगा b p²। तो ये आपका सवाल का आंसर हुआ। ये सवाल है कि आपको एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में ए बी बी सी के बराबर है, बी ए सी एंगल 15 डिग्री है, ए बी हमारा 16 है, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मुझे दी है 16 यानी 16, और ये एंगल मुझे 15 डिग्री दिया हुआ है, मुझे क्षेत्रफल ए बी सी का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे एरिया निकलेगा ए बी सी का। तो देखो ये अगर 15 डिग्री है तो मैं बोलूँगा आइसोसलेस है, समद्विबाहु है, तो ये भी 15 होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब अगर ये 15 15 30 हुआ तो ये 150 होगा या नहीं होगा, यस, तो ये 150 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ से उत्तर एक तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि ट्राइंगल में अगर देखो ये भुजा मुझे दी है, इसको मैं मान लेता हूँ ए, तो ये भी ए हो गया, और ये एंगल एक तरह से थीटा है। तो अगर मुझे दो भुजाएं और उनसे बना हुआ कोण पता हो तो त्रिभुज का एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू ए बी बराबर है, तो 16 इंटू 16 हो जाएगा। साइन 150 जो होगा ये कॉस 60 के बराबर होता है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये वैल्यू बन जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 1/2, 2 दूनी 4 बनेगा, ये कटेगा 4 चौके 64, तो ये वैल्यू आ गई 16 चौके 64। तो ये हो गया तरीका नंबर 1। अब इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये होगा कि ये अगर 150 है तो हम कहेंगे 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल आपका 60 होगा, पता ही है 30 60 90 वाला ट्राइंगल बन गया। 30 60 90 ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये 30 है और ये 60 होता है, 30 के अपोजिट जब साइड 1 होती है तो 90 के अपोजिट साइड 2 होती है, और 60 के अपोजिट साइड √3 होती है। साइड रेशियोज होते हैं 30 60 90 में। तो यहां मुझे देखो 90 के अपोजिट क्या दिया है 16, तो 30 के अपोजिट जो भुजा बनेगी ये 8 बनेगी, 8 आधी होती है। जो भी यहाँ 2 होगा तो 30 के अपोजिट 1 बनता है। ये लिखने का फायदा क्या है, क्योंकि एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस। बेस मान लेते हैं इसको, बीसी को बेस मानेंगे तो ये 16 हो गया, इंटू हाइट अल्टीट्यूड। तो इस बीसी पर जब आप अल्टीट्यूड डालोगे इस ए पॉइंट से, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और अल्टीट्यूड यही बनेगा एडी, जो कि 8 के बराबर है। तो यहां से भी आंसर क्या आ रहा है मेरा 64। दोनों तरीके से मैंने आपको वैल्यू लिखवा दी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि किन तरीकों से
हम यहाँ पर एरिया को लिख सकते हैं। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 अप टू 10 की पावर 99 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है और इसको आप बहुत सरलता से कर पाएंगे अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है कि 4 की पावर n अगर मैं लूं, जहां पर n हमारा एक प्राकृतिक संख्या हो, यानी मैं इसको लिखूंगा कि एक नेचुरल नंबर है, इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 4 ही आता है। 4 की पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। अब जो संख्या मुझे दी है, देखो 10 की पावर आप लेते जा रहे हो, आप कहोगे लेकिन जो आपने सर नियम बनाया इसमें तो 4 की पावर n है। तो अब देखिएगा बहुत ध्यान से, आप कोई भी संख्या पकड़े, जैसे बेस है मेरा 10, रिमाइंडर थ्योरम को एक चीज और समझना है आपको बहुत अच्छे से, कि जब मैं 6 से 10 को डिवाइड करूंगा जो कि बेस है तो रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक, फिर मैं 10 स्क्वायर अगर लूंगा और उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो जरा बताओ मुझे कि ये क्या 10 इंटू 10 है, और एक 10 से रिमाइंडर 4 आता है तो रिमाइंडर 4 का स्क्वायर बनेगा। यस, तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास 10 की पावर 2 है और आपको इसको 6 से डिवाइड करना है तो एक 10 का रिमाइंडर अगर 4 आता है और यहाँ 2 बार 10 मौजूद है तो इसका रिमाइंडर आपका 4 इंटू 4 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो वैल्यूज आएंगी कन्वर्ट होके वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी 4 की पावर 99 तक। अब आप कहोगे यहां पर मैं इनको अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो हर एक नंबर 4 की पावर नेचुरल नंबर फॉर्मेट का है तो सबका रिमाइंडर 4 ही आएगा। और कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 99 टर्म्स हैं तो 99 बार आएगा। तो आप लिखेंगे ऐसा, तो फाइनल जो रिमाइंडर मुझे दिख रहा है वो 4 इंटू 99 दिख रहा है, जो कि नेचुरली 6 से बड़ा है। अगर रिमाइंडर 6 से बड़ा होता है तो फर्दर मैं 6 से डिवाइड करता हूं देखने के लिए कि रिमाइंडर क्या है। अब आप ध्यान से देखिए, 4 इंटू 99 को 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शून्य आएगा या नहीं। क्यों शून्य आएगा, आप कहोगे सर ये बहुत सिंपल सी बात है कि 4 इंटू 99 में ये जो 99 है इसमें एक 3 है और 4 में 2 मौजूद है तो ये 6 का मल्टीपल साफ साफ दिख रहा है। भाई कोई भी 3 का मल्टीपल अगर है 99 के साथ 4 से को आपने गुणा किया तो ये 3 का इवन मल्टीपल हो गया। 3 का इवन मल्टीपल 6 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, 0, यानी आंसर हो गया ए। तो ये रिमाइंडर थ्योरम प्लस ये प्रॉपर्टी की 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, हर बार 4 आएगा, तो इससे आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। सवाल है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 23 के बराबर है तो मुझे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। इस सवाल को लगाने के पहले कुछ फॉर्मूले आपको मैं रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले कि कभी भी अगर आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिखे तो इसकी वैल्यू हमेशा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होती है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। दूसरा, अगर आपको मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख के दूं तो ये 2 का मतलब होता है बेसिकली 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि tan इंटू कॉट 1 के बराबर होते हैं इसलिए यहां पर सिर्फ 2 लिखा है। तो ये नेचुरली tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया। आप यहां से यहां करके देख लो, tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा मिलेगा। tan इंटू कॉट 1 होता है तो इसलिए 2। अब चूंकि tan प्लस कॉट सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है इसलिए ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गई। अब सवाल वापस देखते हैं। जैसे ही मुझे ऐसा सवाल दिखेगा कि मुझे भाई सेक इंटू कोसेक निकालना है तो आपको पता है आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, ये मिल जाए तो वही वैल्यू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होती है। यहां जब आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है आप कहोगे जैसे ही मैं 2 इधर जोड़ूंगा मुझे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। 2 लेफ्ट साइड में जोड़ूंगा तो 2 मुझे राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। और यहां से आपको पता है कि भाई आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो ये मिल गया, तो यही वैल्यू तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होती है, ये भी 5 ही हो गया। अब इसमें अगर आपको ये रिजल्ट्स पता है तभी ये सवाल जल्दी से होगा, वरना आप इस सवाल को जल्दी से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको मैंने कितने होमवर्क दिए हैं, 2 होमवर्क
दे चुका हूँ, एक तीसरा होमवर्क भी सोच रहा हूँ दे दूँ। देखो ध्यान से, ये जो सवाल था ना, इस सवाल में एक काम आप मुझे और करिएगा। जो होमवर्क आपका 3 है, मैं तीनों होमवर्क आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पूछा है मैंने। ये होमवर्क आपका 3 है। तीसरा होमवर्क ये है कि आपको ए डी बी ट्राइंगल का एरिया मुझे बताना है क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ये आपका तीसरा होमवर्क है। एक होमवर्क आपका ये हो गया, ए डी बी ट्राइंगल का एरिया बता दो। दूसरा होमवर्क मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था कि ये जो 4 ट्राइंगल मैंने लिखे हैं, क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, एरिया तो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं क्या, ये बताना है आपको। दूसरा होमवर्क ये था। और एक होमवर्क आपको मैंने बहुत शुरुआत में दिया था, और वो होमवर्क था ये वाला कि आपको HCF मुझे बताना है कि 0.8, 3.2 और 0.64 का क्या है। ये 3 होमवर्क हैं। इन तीनों होमवर्क का आंसर आपको सभी को सॉल्व करके कमेंट करना है। साथ ही साथ DPQ पूरा करने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपके DPQ कंप्लीट हो गई है, और ताकि मुझे मालूम चले कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बाकी आपके जो भी कमेंट में आपके फीडबैक हैं वो आप ज़रूर बताइए कि आपको DPQ सीरीज़ कैसी लग रही है, कैसा बेनिफिट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले DPQ में, तब तक के लिए गुड बाय।